ये चीज़ें हमारी पढ़ी हुई हैं, यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आर्टिकल्स, आप ऊपर हेडिंग देख लें, आर्टिकल्स, है ना। ये देखिए, ये है आर्टिकल्स, ARTICLES, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब होता है चीज़, चीज़ के माने में। जैसे आपको बोलना हो ना कि दुनिया की हर चीज़, तो आप बोलेंगे एवरी आर्टिकल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की हर चीज़। तो आर्टिकल को बोलते हैं चीज़, जैसे कि अरबी में शैउन होता है। यहाँ तक कि जर्रे जर्रे को, बारीक बारीक चीज़ों की भी क्या बोलते हैं, चीज़ बोलते हैं उर्दू में। तो इंग्लिश में भी आर्टिकल, और आर्टिकल को हम बोलते हैं दफ़ा, होता है ना आर्टिकल। दफ़ा नंबर 240 है, दफ़ा नंबर 160 है, जो सज़ाएं मिलती हैं, जो कानून बने, कवानीन जो बनते हैं, तो दफ़ा जो बोलते हैं उसको भी बोलते हैं इंग्लिश में आर्टिकल नंबर 160, आर्टिकल नंबर 280, तो उसको भी आर्टिकल हम बोलते हैं। और आर्टिकल के जो तीसरे माने हैं ना, उसको भी आप समझिए। आर्टिकल मतलब होता है मजमून, आप जो मजमून लिखते हैं, अपने अपने जो फीलिंग है, जज्बात हैं, एहसासात आप जो शेयर करते हैं कलम के ज़रिए किसी भी ज़बान में, कोई भी बात हो, कोई भी उन्वान हो, तो उसको बोलते हैं आर्टिकल। तो इसका तीन माने, एक माना हो गया चीज़, दूसरा माना हो गया जो दफ़ा के माने में इस्तेमाल होता है, सेक्शन वगैरह जो तैयार होता है, कानून जो बनते हैं वहाँ में इस्तेमाल होता है, और तीसरा इसका मतलब होता है मजमून, आप कह लें जो चीज़ें आप लिखते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको जो समझना है वो बड़ी अहम चीज़ है। यहाँ से शुरू करें, इसको आपने पढ़ लिया है। आर्टिकल्स के मतलब, हाँ, चौथा जो चीज़ होता है हरफ तारीफ कह लें या फिर तनकीर, यानी हम जो अरबी में पढ़ते हैं ना मारिफा नकरा, तो ये तो खैर ये तो खुद ही अरबी है, मारिफतुन व नकिरतुन, ये खुद ही अरबी है। हम इंग्लिश में अगर इसकी हम बहस देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं मारिफा और नकिरा इंग्लिश में, कहाँ पे ए इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे एन, और आखिर में जो अगला जो पेज है वहाँ पे दा के बारे में, हम दा कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा अहम है। ये तो आपका पढ़ा हुआ है। तो ए है, एन है और दा के इस्तेमाल को, इन तीनों को इस्तेमाल को बोलते हैं आर्टिकल्स, यानी कि हरफे तारीफ व तनकीर। इन तीनों के इस्तेमाल को इंग्लिश में सिर्फ बोलते हैं हरफे तारीफ व तनकीर, मारिफा व नकिरा। ए है, एन है और दा के बारे में। ए एन को हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं, हमने ख़त्म भी कर लिया था, बहुत सारे लोग समझ भी चुके हैं। जो कसर बाकी आज उसे इंशाल्लाह पूरी करेंगे। और दा के बारे में हम खुसूसन आज समझेंगे, जो हम बोले आप फ़ौरन अपने नोट में उसे लिख लें। देखिए हम यहाँ पे नीचे आ जाएं, देखें ए है, एन है और दा के मजमूओं को आर्टिकल्स कहते हैं। तीनों चीज़ों के इस्तेमाल को आर्टिकल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे नीचे आके देखें, यहाँ पे नंबर 1 दिया हुआ है, ये ए, थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहे हैं जी। ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेफिनेट। किसको? इसमें देखिए दो कैटेगरी बन गई है, दा है, ए है, एन है, दा है, तीन चीजें थी, तो इसमें से आप दा को नीचे गिरा दें, ऐसे ये दा को आप नीचे गिरा दें, दो चीजें बची हैं। क्या क्या बची? ए है और एन। तो ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगी। इन दोनों के इस्तेमाल को बोलते हैं इंडेफिनेट, INDEFINIT, इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। यानी कि कहने के आप कह लें हरफे तनकीर कह लें इसको, है ना, हरफे तनकीर। जैसे कि अरबी में क्या बोलते हैं, दो कसरा, दो जम्मा, दो फतहा लगा के बनाते हैं ना, किताबुन, किताबिन, किताबन। एक किताब का माना जब निकालना हो तो नकरा करके बना देते हैं, वो बन जाता है। तो इंग्लिश में ए है और एन है, इन दोनों के इस्तेमाल को, सिर्फ इन दोनों के इस्तेमाल को बोलते हैं इंडेफिनेट, और सिर्फ दा के इस्तेमाल को बोलेंगे डेफिनेट। इनडेफिनेट क्यों बोलेंगे ए और एन को? क्योंकि उससे किसी चीज को मुअय्यन होना, पहले से जानी पहचानी चीज होना, जिसे हम ना जानते हो, वो चीज कोई भी चीज हो सकती है, नकिरा होती है, इस वजह से उसको बोलते हैं इनडेफिनेट। ए जैसे बोलेंगे मैंने एक लड़के को देखा, तो आप नहीं जानते कौन सा लड़का, कोई भी लड़का हो जाएगा, तो ये नकिरा है। मुझे एक किताब ला कर दो, एक किताब ला कर दो, तो वो कोई भी किताब लाकर आपको देगा, तो ये क्या है? नकिरा है। तो नकिरा को इंग्लिश में बोलते हैं इनडेफिनेट, INDEFINITE, इनडेफिनेट। और द के इस्तेमाल को जहां पे हम मार्फा, जाने पहचानी चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके पास कोई किताब है, अच्छी सी किताब, माज़ा खसरल आलम है, कुरान शरीफ है, बुखारी है, तिरमिजी है, जानी पहचानी बड़ी बड़ी किताबें हैं, मोतबर किताबें हैं, मुकद्दस किताबें, तो वहां पे दा इस्तेमाल करेंगे, द बुक इस्तेमाल करेंगे। आपके पास कोई महंगा पेन है, आपके उस्ताद ने आपको दिया था, आपने जलसे में बहुत ही अच्छा आपने खिताब किया था, उन्होंने आप कलम को आपको दे दिया, तो आप वो कलम जाना पहचाना, तो आप वहां पे आप दा इस्तेमाल करेंगे। कोई मदरसा है बड़ा मशहूर, आप वहां पे दा इस्तेमाल करेंगे। कोई शहर है, ठीक है, आप वहां पे दा इस्तेमाल कर लें। कोई जगह है, आप वहां पे दा इस्तेमाल कर लें।
तो जानी पहचानी चीजों से आगे हम दा इस्तेमाल करते हैं, यानी मारिफा जो चीजें होती हैं वहां पे हम दा इस्तेमाल करते हैं, और नकिरा चीजों के आगे हम ए और एन इस्तेमाल करते हैं। ए और एन के इस्तेमाल को, इन दोनों के मजमूए को साथ में बोलते हैं इंडेफिनेट, और सिर्फ दा को जो अकेले है, तने तनहा है, उसको बोलते हैं डेफिनेट। और इन तीनों के मजमूए को बोलते हैं आर्टिकल्स, तीनों को बोलते हैं आर्टिकल्स। और इन तीनों में से दो को अलग करेंगे, ए और एन के, उनको बोलते हैं इंडेफिनेट, और सिर्फ दा को बोलते हैं डेफिनेट। अब यहां पे देखिए नीचे, ज्यादा आपको ज़हन को नहीं खपाना है, परेशान नहीं होना है। देखिए यहां पे हम नीचे आ जाएं, यहां पे देखें ए के इस्तेमाल के दो तरीके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं ना, इसको सही तौर पर हम पढ़ लेते हैं, सारी चीजें पढ़ी हुई हैं आपकी। देखिए ए के इस्तेमाल के दो तरीके हैं। अगर किसी लफ्ज का पहला हर्फ कॉन्सोनेंट हो और उनसे कॉन्सोनेंट की आवाज निकले तो ऐसे अल्फाज से पहले ए का इस्तेमाल करेंगे। कोई लफ्ज है आपको, है आपके सामने, देखिए मिसाल के तौर पर है ये मार्कर है ना, मार्कर में देखिए एम है, ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट कितनी है? 21 है। वॉवेल कितने हैं? पूरे 5 है ना। तो देखिए मार्कर में क्या है, ये डस्टर है, चाहे आप डस्टर बोले मार्कर बोले, ये मेरे सामने मार्कर है। मार्कर में देखिए पहला हर्फ क्या है? एम है, मार्कर। डस्टर में पहला हर्फ क्या है? डी है। तो इसको जब हम बोलेंगे, हमको कहना हो एक डस्टर, तो हम बोलेंगे आ डस्टर, आ डस्टर, या फिर ए डस्टर। बोलने का अलग अलग तरीका होता है, आप अभी से अपनी आदत बना ले, आप आ बोलेंगे या ए बोलेंगे, ताकि पूरी जिंदगी आपकी एक आदत बनी रहे। तो देखिए ए डस्टर बोलेंगे, ए मार्कर, क्यों? क्योंकि ये एम से शुरू हो रहा है ना, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। तो यहां पे देखिए इसी तरीके से हमने यहां पर भी मिसाल दिए हुए हैं। अगर किसी लफ्ज का पहला हर्फ कॉन्सोनेंट हो और उसकी आवाज भी असलन कॉन्सोनेंट हो, मार्कर में देखिए मीम की आवाज है, मार्कर। यहां पे देखिए डस्टर, डा की आवाज है डस्टर, तो यहां पे हम आ डस्टर बोलेंगे, आ मार्कर बोलेंगे। यहां पे देखिए मिसाल है, अ चेयर, एक कुर्सी, सी एच मिलके चा तो बन गया है, लेकिन फिर भी ये कॉन्सोनेंट की आवाज है। अ चेयर, एक कुर्सी। अ बर्ड, एक चिड़िया। अ फोन, पी एच मिलके फा बना है, फोन, फा की आवाज है, कॉन्सोनेंट है, एफ की आवाज निकलनी, एक मोबाइल। अ कैप, सी को हम काफ पढ़ रहे हैं, फिर भी के की आवाज है ये, अ कैप, एक टोपी। यहां पे हम आ जाए, अ सिम, एक सिम, सीन की सा की आवाज है, एक सिम। हम यहां पे आ जाए, अ बुक, बुक में बा की आवाज है, देखिए बा है, सबसे पहले हर्फ बा है, अ बुक, एक किताब। हम नीचे आ जाए, अ बाइक, एक बाइक। यहां पे आ जाए, अ पेन, एक कलम। तो ये पहला मसला हल हुआ है। और यहां पे फिर देखें दूसरा हमारे सामने जो है, नंबर 2 पे आ जाए। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन समझेंगे तो आसान है। देखिए अगर कोई लफ्ज वावेल से शुरू हो, कोई लफ्ज आपके सामने है जो वावेल से शुरू हो रहा है, वावेल है, ए है, ई है, आई है, ओ है, कोई है आपके सामने एक लफ्ज, उसका पहला हर्फ है, वावेल है, लेकिन उसका तलफ़ुज़ कॉन्सोनेंट का हो रहा है, कॉन्सोनेंट को। यहां पे आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाएगा। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, लेकिन मसला अभी तक हल नहीं हुआ, मेरे ख्याल से कंफ्यूजन है, और आप कंफ्यूजन आप दूर करके जाइए। वावेल है, पहला हर्फ वावेल है, लेकिन जो उसकी असल आवाज है ना वावेल की, चाहे ई हो, चाहे आई हो, चाहे ओ हो, चाहे यू हो, लेकिन उसकी जो आवाज है ना वो वावेल की नहीं है, वो कॉन्सोनेंट की आवाज निकल रही है। जैसे देखिए यहां पे, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, वहां पे हम ए इस्तेमाल करेंगे, एन नहीं इस्तेमाल करेंगे। लिखने में, देखने में तो वहां पे वावेल है, लेकिन उसकी आवाज कॉन्सोनेंट की, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ए ही इस्तेमाल करेंगे, एन नहीं इस्तेमाल करेंगे। देखिए मिसाल के तौर पर देखिए यहां पे, इसको अच्छे से समझिए। आ यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज थे, आप परेशान मत हो। अगर आज सिर्फ इसको हम समझ लेते हैं तब भी समझिए कि हम कामयाब हो गए, बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे। आ यूनिवर्सिटी में देखिए यहां पे यू है, यू, और यू की असल आवाज जब वह वावल में इस्तेमाल करेंगे, यू की असल आवाज क्या है? आ है। वावल की असल जो आवाज है, आप नोट में लिख लें, आ है, आ। और यहां पे हम जो बोल रहे देखिए यू, यू आप उर्दू में लिख के देखें, आप कैसे लिखेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपको लिखना हो यूनिवर्सिटी, तो आप उर्दू में लिखेंगे या वाव पेश यू, आ वाव अलिफ वाव पेश नहीं लिख रहे हैं आप, ओ यूनिवर्सिटी नहीं, ओ यूनिवर्सिटी लिखते तो वो वावेल की आवाज हो जाती। लेकिन यहां पे सब पहचान करने का जो तरीका है, यू, यूनिवर्सिटी, यहां पे आप कह रहे हैं कि या की आवाज निकल रही, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। देखिए इसको अगर हमको लिखना हो अच्छे से, देखिए हम कैसे लिखेंगे, देखें इसको अगर आप अच्छे से लिखेंगे थोड़ा, तो ये इस तरीके से लिखाएगा, वाई यू, यू। अगर आप अपनी जबान में लिखेंगे यूनिवर्सिटी, तो वो वाई से शुरू होगा। तो क्या पता चला कि इसकी जो असल आवाज है ना, ये वाई यानी या की है। इस वजह से यहां पे हम ए इस्तेमाल करते हैं,
एन इस्तेमाल नहीं करते हैं। लिखने में तो यू है, लेकिन उसकी जो आवाज निकलती है, आप बोले, खुद ही बोले आप, यू 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 यू, या वापस यू की आवाज, वहां पे वाई की आवाज निकल रही है यहाँ पे, इस तरह आप लिखेंगे। अगर इंग्लिश में लिखेंगे यूनिवर्सिटी, छोटे बच्चे जो होते हैं, आप कहेंगे भाई इसको आप तलफ्फुज करें, तो बच्चा ऐसे ही लिखेगा, उसे मालूम नहीं रहेगा। यूनिवर्सिटी। आपको अगर लिखना हो यूनानी, यूनानी, आपको इंग्लिश में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, यूनानी, वाई यू लिखेंगे। वैसे यूनानी इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीक, बोलते हैं ग्रीक, यूनानी। यहां पे देखिए यूनानी, वाई यू एन ए एन आई, यूनानी, आप उस तरीके से लिखेंगे। और यहां पे देखें, अगर आप नहीं समझे तो आगे अगली मिसाल से आप समझे, ये इसके समझना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाएंगे बच्चों को या बच्चियों को तो आप परेशान हो जाएंगे, तो इस तरीके से अगर आप इसको समझाएंगे अच्छे से तो बड़ा ही मजा आएगा, आप बच्चे आपसे मुतमईन भी हो जाएंगे समझ के। नीचे देखिए क्या है, एक मुफीद किताब, यहां पे आ जाए, देखें, एक मुफीद किताब, आ यूजफुल बुक, यूजफुल। तो यूजफुल में देखें, यूजफुल में भी हमने क्या है, यू इस्तेमाल किया है ना, यू इस्तेमाल किया। आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे यू तो है, वॉवेल है ना, वॉवेल तो है, लेकिन उसकी जो अपनी असल आवाज है ना, वहां पे भी आ की आवाज नहीं बल्कि या की आवाज निकल रही। यूजफुल, यूजफुल, यूजफुल। अगर आपको इसको लिखना हो दूसरे तरीके से आपको समझाते हैं, देखिए यहां पे यूजफुल, यहां पे देखें, यूनिवर्सिटी, जो इसकी असल आवाज क्या थी आप समझ लें, अल्लाह करे आप दूसरों को भी पढ़ाएं तो आप इसी तरीके समझाइएगा। देखिए यूनी वो सिटी, असल जो आवाज निकल रही है वो ये आवाज निकल रही है, आप लिखेंगे तो, यानी वो वाई की आवाज निकल रही है। यू तो लिखा है लेकिन वाई की आवाज दे रहा है, यूनिवर्सिटी। और फिर ये जो है यूजफुल में देखिए क्या है, ए यूजफुल, ये है, इसकी असल आवाज क्या है, यूजफुल, असल आवाज पहचानने की, यूजफुल। आप चाहे ऊपर वाले में भी देख लें, नीचे भी लिखा हुआ देखिए, दो जगह दिख रहा होगा, यूजफुल, वाई यू जेड एफ यू एल, यूजफुल। तो यहां पे गर्चे देखें, यहां पे यूजफुल इस तरह लिखा तो आपको मिलेगा यूजफुल, लेकिन वो यू दरअसल क्या है, वाई की आवाज दे रहा है, यानी या की आवाज दे रहा है, ये हमको समझ। इस वजह से क्या बोलेंगे, आ यूजफुल बुक, आ यूजफुल मदरसा, आ यूजफुल कंपनी, आ यूजफुल फैक्ट्री, आ यूजफुल आपके लिए इंस्टीट्यूशन। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। और फिर यहां पे आके देखें, हमारे सामने जो तीसरी मिसाल है, देखें, आ यूरोपियन, एक मिनट, आ यूरोपियन, ये वाला देखें हम, आ यूरोपियन, यूरोपियन, ई यू आर ओ पी ई ए एन, यूरोपियन, यूरोप से क्या बना है, यूरोपियन, यूरोपियन। तो यहां पे जो है ई है, लेकिन ई को भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, ए को तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, और प्लस जो हम यू को पढ़ रहे हैं तो वो भी यू को हम अपनी वॉवेल की आवाज में नहीं पढ़ रहे हैं, यूरोपियन, हम योर, वाई ओ योर, देखो इसको भी हम लिख के आपको बता दे रहे हैं ताकि ये झमेला ही खत्म हो जाए। यूरोपियन, देखें यूरोपियन, इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं इसको, यूरोपियन, यूरोपियन। तो यहां पे भी वाई ही की आवाज निकल रही है। तो इस वजह से आप लोग जो कंफ्यूजन थी, मेरे ख्याल से अब कंफ्यूजन दूर हो गई है। लिखने में तो वाई है, लिखने में तो यू है, लेकिन उसकी असल आवाज हम जो बोलते हैं वो वाई यानी या की आवाज निकलती है, आ की आवाज नहीं। इस वजह से हम वहां पे ए ही इस्तेमाल करेंगे, एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई एक शख्स बोले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और फिर यहां पे देखें, यहां नीचे आ जाए, देखिए एन का इस्तेमाल है, वो तो मसला खत्म हो गया, अब आप लोग समझ चुके हैं इंशाल्लाह, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पे आगे देखें आप, ये एन के इस्तेमाल का जो कायदा है, देखिए एन के इस्तेमाल के भी दो तरीके हैं, ए के इस्तेमाल के दो तरीके थे, अब वो एन के इस्तेमाल के भी दो तरीके हैं। इसमें देखिए जो तरीका है वो हम बता रहे हैं, जो लफ्ज वावेल से शुरू हो और उनका तलफ़ुज़ भी वावेल हो, वावेल से कोई लफ्ज शुरू हो रहा है, कोई लफ्ज है उसका पहला हर्फ है, यू है, आई है, ई है, ओ है, कोई भी है, वावेल से तो शुरू हो रहा है और उसकी आवाज भी असलन वावेल है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां पे देखें एन का इस्तेमाल, एन ए, ये देखें एन ऑरेंज, ओ की आवाज क्या है, ओ की ही निकल रही, ओ, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। अगर यहां पे बोले एन योरेंज, योरेंज अगर हम बोले तो ये वावेल की आवाज नहीं है, एन ऑरेंज, ओ की असल आवाज है एन ऑरेंज, है ना, एक संतरा। हम यहां पे आ जाए, फिर देखिए एन एग, एन एग, यहां पे जो ई है
ई की आवाज असलन क्या है, ए की आवाज निकलती है। मजहूल जो कसरा होता है, जेर कसरा की आवाज थोड़ा मजहूल करके बोलेंगे, एग एग एग, एन एग, एक अंडा। तो ये भी यहां पे क्या है, ए की आवाज निकल रही है। और यहां पे देखें एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल, तो यहां पे देखिए ए की आवाज निकल रही एप्पल। और फिर यहां पे देखे हैं एन आंट, एन आंट, यहां पे भी क्या है आंट, आ की आवाज नहीं। एक बात अभी आप नोटबुक में लिखें, अभी लिखें, आप कलम उठाएं अभी लिखें, बड़ी अहम चीज है। देखिए वॉवेल की आवाज को अगर आपको पहचानना हो ना, तो देखिए वॉवेल क्या है, आपके सामने एक देखिए हमजा लिखा हुआ है, ये आप इसको नोट कर लें। बच्चों की बात ऐसे समझा दीजिएगा, वो समझ जाएंगे, इतनी लंबी क्लासें नहीं लेनी है। देखिए आपके सामने ये हमजा लिखा हुआ है, आप चाहे हमजा के आगे ई की आवाज निकले, हमजा कसरा ई, चाहे हमजा कसरा आ, या फिर हमजा जम्मा ओ, इन तीनों की आवाज अगर कहीं निकल रही है, आ ई ओ, या फिर हम कह लें फिर ये ए की आवाज है, ए ये थोड़ा मजबूर करके हम लिख दें, ए, इस तरह की आवाज अगर कहीं भी निकल रही है तो समझने की वहां पे क्या है, वॉवेल है। ये इतना खुलासा है, ये मेरे पहले जहन में बात नहीं आई थी, वरना आप समझ जाते। आ ई ओ ए, या फिर कह ले आओ, आओ, आओ भी लिख सकते हैं। यानी आ से जुड़े, अलिफ से हमजा से जुड़े जितने भी आवाज आपको निकलेंगे सब वो पूरे वॉवेल में आ जाएंगे, बाकी पूरे कॉन्सोनेंट में। बात इतनी क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब चले देखें यहाँ पे नीचे आ जाए। देखें ये तो दूसरा कायदा ना, अगर कोई लफ्ज कॉन्सोनेंट से शुरू हो, कोई लफ्ज है और उसका पहला हर्फ है वो कॉन्सोनेंट है, 21 हर्फ में से कोई एक है, लेकिन उसका जो तलफ़ुज़ है वो वावेल का हो, उसका तलफ़ुज़ वावेल का हो, तो वहां पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर देखें यहाँ पे एम ए, तीसरी मिसाल लेते हैं। एम ए मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट, ये बीए के बाद की डिग्री होती है, मास्टर ऑफ आर्ट फाइनल डिग्री होती है ना, मालूम होगा आप लोगों को। एम ए, यहाँ पे आप देखिए कंफ्यूज होंगे, आप यहाँ पे जहन दौड़ा, यहाँ पे एम है फिर भी हमने देखिए वहाँ पे एन इस्तेमाल किया है, ये 100% सही है, गलत नहीं है। एम वहाँ पे माँ तो है, एम है, लेकिन देखिए आप इसको उर्दू में लिखें, क्या आवाज क्या निकल रही है आप खुद ही समझ लें। एम देखिए, एम देखिए आवाज क्या है इसकी, अलिफ से शुरू हो रही है ना, एम एम, तो वो मीम, वो माँ तो है, एम है, लेकिन आवाज क्या है, एम, एम हमजा से शुरू, एम एम, तो इस वजह से एन एम ए, एन एम ए बॉय, एक एम ए किया हुआ लड़का, एन एम ए स्टूडेंट, एक एम ए किया हुआ तालिब इल्म। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए एन ऑनेस्ट, यहाँ पे भी देखिए एच है शुरू में, एच को नहीं पढ़ेंगे हम, ओ से हम पढ़ना शुरू करेंगे, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। पिछली बार किसी ने सवाल किया था कि सर ये कायदा है क्या, शुरू में एच आए तो नहीं पढ़ेंगे? नहीं, देखिए हाउस में भी क्या है, उसमें भी एच है, तो अगर ऐसा कोई कायदा होता तो हाउस में भी हम क्या बोलते हैं, आउस, आउस बोलते हैं, एच को नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसा कोई हतमी कायदा नहीं है, खाल खाल शाज़ नादिर कहेंगे लफ्ज़ आपको मिलेंगे। बाकी जो और जगह, जो दीगर जगह जो हरूफ साइलेंट होते हैं, उनकी इंशाल्लाह किसी दिन हम क्लास ले लेंगे बाद में। यहाँ पे क्या है, एन ऑनेस्ट है, एच को नहीं पढ़ेंगे, ओ से शुरू करेंगे, ओ ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, तो यहाँ पे भी हमने एन इस्तेमाल किया। फिर हम यहाँ पे आगे देखिए एन आवर, एन आवर, यहाँ पे भी देखिए एच है, यहाँ पे एच है, लेकिन एच को ना पढ़ के हम ओ से शुरू करते हैं, और एन आवर, हल्का सा आवर, एन आवर, एक घंटा। और फिर यहाँ पे देखें नोट में आके ऑनेस्ट और आवर, ऑनेस्ट और आवर एच से तो शुरू है, लेकिन एच साइलेंट है, उन्हें बल्कि ओ की आवाज से पढ़ते हैं। रही बात एम में, रही बात एम में की, तो यहाँ पर एम तो है लेकिन उसकी आवाज ए की है, यानी वॉवेल की है, इस वजह से यहाँ पे एन एम में बोलते हैं, एन एम में। तो इस तरीके से आपको कहीं भी लफ्ज मिले तो आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लें, समझ लें। देखिए हम लोग जो हैं उतनी भी इंग्लिश नहीं जानते हैं हम, लेकिन हम लोग भी जब बोलते हैं तो हम लोग भी ऑटोमेटिक ज़बान पे आ ही जाता है। अगर ऐसा कोई लफ्ज़ है एम ए की जगह पे तो फ़ौरन एन आ जाएगा, ए नहीं आता है। तो प्रैक्टिस से होता है, धीरे 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 आदत बनती है, तो आदत बनते 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 फिर आपके अंदर इस्लाह होती है ना। इतना हो गया, फिर आगे बढ़े, दा के बारे में पढ़ लें, टाइम अगर हो तो। हाँ देखिए टाइम अभी है 34 हो रहा है, दा के बारे में पढ़ ले रहे हैं, और फिर जो बचेगा दाही को कल उसका यादा कर देंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं है, देखिए
आगे कोई इमेज नहीं है, आपको दिख रहा होगा, बस यही है। इसमें देखिए दा को बोलते हैं मारिफा, ये मारिफा जानी पहचानी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप ये चीज समझें, मिसाल के तौर पर आप इंग्लिश किताब लिख रहे हैं, बड़ी अहम चीज आप समझ लें, आप इंग्लिश किताब लिख रहे हैं, है ना, आप लिख रहे हैं, आप लिखते लिखते आप कह रहे हैं कि मेरे पास एक किताब थी। क्या लिख रहे हैं? मेरे पास एक किताब थी, आई हैड अ बुक। तो यहाँ मेरे पास एक किताब थी, तो हमने क्या इस्तेमाल किया? अ बुक। किताब का एक बार जिक्र हुआ है, अ बुक। आप लिखते 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 फिर आप उसी किताब का जिक्र करने जा रहे हैं दोबारा, तो पहली बार जो इस्तेमाल किए तो वो आपके लिए नकिरा थी। अब मिसाल के तौर पर आप मेरी किताब पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए भी वो नकिरा थी किताब। आप पढ़ रहे हैं, हाँ इनके पास कोई एक किताब थी, पढ़ते 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 फिर मैंने उस किताब का आगे चल के जिक्र किया, तो वो किताब अब आप पहले भी जान चुके हैं उसको, आपको पता चल चुका है इनके पास एक किताब थी, तो और मुझे भी पता है कि मेरे पास एक किताब थी। अब जब उसका हम दोबारा जिक्र करेंगे तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? द बुक इस्तेमाल करेंगे। आप कह रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि गांव में एक लड़का था, देयर वाज अ बॉय। गांव में एक लड़का था, देयर वाज अ बॉय इन दिस सिटी, शहर में एक लड़का था, तो यहां पे अ बॉय इस्तेमाल किया है। लिखते 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 आप उसकी कहानी बयान करें, फिर आप कहेंगे लड़का बड़ा नेक था, लड़का बड़ा नेक था, तो आप वहां पे अ बॉय नहीं बोलेंगे, बॉय भी नहीं बोलेंगे, द बॉय बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो पहली बार जो आपने इस्तेमाल किया तो वो नकिरा था, आप बता रहे थे लोगों को एक लड़का था, कोई था, लेकिन अब जब आप उसके बारे में आप आगे लिख रहे हैं तो वो लड़का क्या है? मारिफा हो चुका है। पढ़ने वाले भी समझेंगे हाँ इस लड़के का दोबारा जिक्र हो रहा है, पहले बता चुके हैं, और जो किताब लिख रहा है, जो कहानी लिख रहा है, जो कहानी बता रहा है, वो भी उसको भी पता रहेगा हाँ अब लड़के का एक बार जिक्र हो चुका, हम दोबारा जिक्र करें, क्या बोलेगा? द बुक। इसी तरीके से आप कुरान में देखें ना, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, अल्लाह ताला ने कहीं की नकिरा इस्तेमाल कर दिया है ना, और कहीं कहीं क्या बोला है? अल किताब करके, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन, अल कुरआन, कहीं कहीं कुरआनन अरबिय्या, कहीं की अल कुरआन भी अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है। तो अल्लाह ताला क्या है? वो बड़े साइंटिफिक है, बड़े तरतीब से, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अल्लाह ताला आयतें नाजिल करता है। धीरे धीरे बोलेगा इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, नकिरा, बढ़ते 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 क्या कहेगा? अल कुरआन। समझने वालों को, यहूद व नसारा है, मुसलमान भी शामिल है, दुनिया की सारी कौमें हैं, कुरआनन अरबिय्या पढ़ते 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 क्या है? आगे आयत आ रही अल कुरआन, मारिफा की, अल किताब मारिफा की। तो ऐसे हम इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं, जानी पहचानी चीज़ों के लिए हम दा इस्तेमाल करते हैं, वो हम आगे चल के समझेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम समझते हैं, हमारे सामने जो अहम चीज़ें हैं यहाँ पे देख लें, इसको जूम कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम जहाँ दा को इस्तेमाल करते हैं, आप नोट कर लें, वैसे भी नोट्स आपको मिलेंगे, आप नोट कर लें। सबसे पहली जगह हम जहाँ पे दा इस्तेमाल करते हैं, देखिए उस लफ्ज़ से पहले दा इस्तेमाल करते हैं जो मुकम्मल ज़ात या जमात का माना दे, जो मुकम्मल ज़ात या जमात का माना दे। आप इसको फिर दोहरा लें, उस लफ्ज़ से पहले इस्तेमाल करते हैं जो मुकम्मल ज़ात या पूरी जमात का माना दे। मिसाल के तौर पर अगर आप बोलेंगे, देखिए अंग्रेज़ अगर आपको कहना हो तो बोलेंगे द इंग्लिश। इंग्लिश है, इंग्लिश मतलब होता है ज़बान, लेकिन आप बोलेंगे द इंग्लिश तो क्या मतलब हो जाएगा? द इंग्लिश, यानी कि पूरे अंग्रेज़ उसमें आ गए, सारे के सारे। आप यहाँ पे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, द इंग्लिश पूरे अंग्रेज़ आ गए। तो यहाँ ऐसी जगहों पे हम दा इस्तेमाल करते हैं। जब हमें किसी एक लफ्ज़ को बोलकर पूरी जमात को मुराद लेना हो, द इंग्लिश है, फिर कह लें कि द चाइनीज़ है, द जापानीज़ है, द नेपाली है, तो इस तरीके से हम बोल के मुराद लेते हैं। हम यहाँ पे आ जाएं, आप अच्छे से समझेंगे। दूसरा जुमला है, देखें ये यहाँ पे, ये वाला जापानी, जापानी अच्छे हैं, जापानी को क्या बोलते हैं? जापानीज़, द जापानीज़। अब द जापानी, जापानी बोलेंगे तो कोई एक मुराद होगा, द जापानी बोल देंगे और पूरे जापान के लोग मुराद हो जाएंगे, द जापानीज़, द जापानीज़ आर गुड। हम यहाँ पे आगे देखें, नीचे देखें कितना है, क्या है? कुत्ता ईमानदार जानवर है। देखें कुत्ता ईमानदार जानवर है, तो यहां पे देखें कुत्ता ईमानदार जानवर है, यहां पे एक कुत्ते की बात हो रही है और आखिर में है भी है, और यहां पे देखिए हेल्पिंग वर्ब भी इज आया है। तो यहां पे हमने दा क्या, डॉग के आगे क्यों हमने दा लगाया? इस वजह से क्योंकि आप कॉमन बोलते हैं ना भाई, आप ऐसे तकरीर करने बोले इंसान बड़ा ही नाशुक्र है, तो आप इंसान तो बोल रहे हैं, लेकिन इंसान से क्या है? पूरे इंसान को मुराद ले रहे हैं, इंसान बड़ा ही नाशुक्र है, इन्नल इंसान खुलिका हजूला, है ना, इंसान बड़ा ही नाशुक्र है। फिर आप बोल रहे क्या है? आदमी बहुत धोखेबाज होता है। तो आप किसी आदमी को खास नहीं कर रहे, आप एक आम बोल रहे हैं, आम बोल रहे हैं, पूरे आदमी को मुराद ले रहे हैं, तो आप वहां पे द मैन बोलेंगे, द मैन। आप कुत्ते को बोल रहे हैं, कुत्ता बड़ा वफादार होता है, बड़ा वफादार होता है, तो किसी कुत्ते का आप नाम भी नहीं ले रहे हैं, आपके पड़ोस में कुत्ता है उसका भी नाम नहीं ले रहे हैं, आप इशारा भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, आप बोल रहे हैं एक कॉमन पूरे कुत्ते को आप मुराद ले रहे हैं, बोलेंगे द डॉग, द डॉग इज
ऑनेस्ट, कुत्ता ईमानदार जानवर है। तो ऐसी जगह हम किसी एक चीज को शेर के बारे में बोलें, शेर के बारे में इस्तेमाल करें, तो हम द लॉयन बोलेंगे जब हम पूरी जमात को मुराद लेंगे, पूरी जिन्स को हमको बताना हो। और इसी तरीके से यहाँ पे देखें, यहाँ पे जुमला कटा हुआ है, गुलाब कह लें कि फूलों में सबसे खूबसूरत फूल है गुलाब। आप नाम मत ले, चंबेली का भी आप नाम लें, सूरजमुखी का भी आप नाम मत ले, सिर्फ बोलें गुलाब। गुलाब फूलों में सबसे खूबसूरत है, तो ये भी एक कॉमन चीज है। गुलाब सारे फूल उसमें आ जाएंगे, गुलाब। द रोज इज अ स्वीटेस्ट फ्लावर, द रोज इज स्वीटेस्ट फ्लावर, गुलाब सबसे खूबसूरत चीज है। इसको भी इंशाल्लाह कल हम मजीद समझ लेंगे, टाइम नहीं है, एक सरसरी तौर पर आपको बता दे रहे हैं। और यहाँ पे नंबर 2 पे आके देखें, यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए नदी, कोई नदी है, कोई खाड़ी है, देखिए पढ़ते चले जाएं आप, कोई नदी है, कोई खाड़ी है, समुद्र है, पहाड़ है, चांद है, सूरज है, आसमान है, ज़मीन है, किताबें हैं, फिर कह लें कि सियासी जमातें हैं और अखबारात हैं। इन सब से पहले हमेशा दा इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आपको समुद्र मिले, द गंगा, गंगा भाई गंगा जमुना है, आप दा इस्तेमाल कर लें। कोई आपके आसपास इलाके में, शहर में कोई माउंटेन हो, तो आप वहाँ पर उससे पहले भी दा इस्तेमाल कर लें। चाँद से पहले दसन बोल दें, सूरज से पहले आप कह लें कि दसन बोल दें, चाँद के आगे द मून आप बोल दें। इसी तरीके से अखबारात है, द हिंदी, द न्यूज़पेपर है, द दैनिक जागरण है, द हिंदूज़ है, फिर आप कह लें कि द सहारा है, द इनकलाब है, कुछ भी आप बोल दें वहाँ पे द इस्तेमाल करेंगे ऐसी चीज़ों के आगे। फिर हम यहाँ पे आके देखें, नीचे दिया हुआ है, मिसालें हैं, देखिए द गंगा है, द हिमालय है, द कुरान है, द सन है, द अर्थ है, द ओशियन है, समुंदर है, द मुस्लिम लीग है, ये पार्टी का नाम है। फिर इसी तरीके द टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर का नाम है, द मैन, ये द मून चाँद है, द सन, द स्काई आसमान है। फिर यहाँ पे कह लें कि ये सारी चीज़ें क्या हम यहाँ पे दा इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए नंबर 3 है, इसको इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे, बता दे रहे हैं कि जैसे अरबी में इसमें तफसील होता है ना, अफजल, अफजलान या अफजलून, है ना, ये इस तरीके से सीगे होते हैं अफजल। तो इंग्लिश में भी इसे 3 दर्जे होते हैं, जैसे एक होता है खूबसूरत, एक होता है ज़्यादा खूबसूरत, एक होता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये 3 दर्जे इंग्लिश के होते हैं। तो इंग्लिश में जो कहने कि हमारा जो बीच वाला दूसरा जो हिस्सा होता है, डिग्री जो होती है, दूसरा जो सीगा होता है, उसके आगे हमेशा दा लगा, जैसे द बेस्ट बोलते हैं। ये अभी आप नहीं समझेंगे, आगे चल के इसे हम समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको आप बस आप जहन में रखें, इसमें ज़्यादा समय लगेगा आपको समझाने में। जैसे कि द बेस्ट है, द ग्रेटेस्ट है, द ब्रेवेस्ट है। देखिए ये पूरी तीसरी फॉर्म है, ही इज़ द ब्रेवेस्ट इन द विलेज, वो गांव में सबसे ज़्यादा बहादुर है। अली इज़ द बेस्ट इन द क्लास, अली क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट, बेस्ट है। तो इस तरीके से हम दा इस्तेमाल करते हैं। ये जब वहाँ पे हम समझेंगे, इसमें तफसील हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हम नीचे यहाँ पे आके देखें, नंबर 4 में, ये बहुत अहम चीज़ है, देखें नंबर 4, ऐसी सिफत से पहले जिससे पूरी जमात मुराद हो। ये दूसरा अलग है, ये दूसरा है, ये दूसरा है। ऐसी सिफत से पहले जिससे पूरी जमात मुराद हो। देखिए मिसाल के तौर पर आपको कहना हो ना, गरीब, पुअर मतलब होता है गरीब, POOR, पुअर मतलब होता है गरीब। अगर आपको कहना हो पूरे गरीबों को मुराद लेने, तो बोलेंगे द पुअर, सारे गरीब, द पुअर, पूरे इसमें गरीब आ जाएंगे, गरीब लोग, गरीब हजरात उसमें आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से आपको देखें यहाँ पे और अब मिलेगा एक जुमला है, देखिए द नोबल, नोबल मतलब होता है नेक, लेकिन आपको कहना हो कि द नोबल, तो नेक लोग आ जाएंगे। देखिए उर्दू में लिखा हुआ नेक लोग, द नोबल नेक लोग, द पुअर गरीब लोग, पुअर मतलब होता है गरीब, नोबल मतलब होता है नेक, लेकिन यहाँ पे नेक लोग, यहाँ पे गरीब लोग। यहाँ पे रिच मतलब होता है अमीर, द रिच मतलब अमीर लोग, द रिच मतलब पूरे अमीर। यहाँ पे एस लगाने की जरूरत नहीं है, पुअर के आखिर में कभी आपको एस नहीं दिखेगा, रिच के आखिर में कभी आपको एस नहीं दिखेगा, एस या एस नहीं दिखेगा, क्योंकि आप दा लगा देंगे खुद ही जमा बन जाएगा, पूरी जमात का माना देगा ये। हम नीचे यहाँ पे आ जाए, देखें द सिक, द सिक मतलब बीमार लोग, द सिक बीमार लोग। फिर हम यहाँ पे आ जाए, देखें द वाइज मतलब होता है अक्लमंद लोग। हम नीचे यहाँ पे आके देखें द ऑनेस्ट यानी ईमानदार लोग। इस तरह सिफत से हम जमा बनाते हैं। और एक बात और याद रखें, देखिए आप नोट कर लें, अभी दा कहाँ कहाँ नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये तो हो गया है ना, यहाँ पे दा इस्तेमाल करेंगे, कहाँ कहाँ दा इस्तेमाल करते हैं, ये हो गया है। कहाँ कहाँ दा नहीं इस्तेमाल करते हैं, देखिए मुल्कों के नाम से पहले दा नहीं इस्तेमाल करते हैं, आप लिख लें, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, जापान है, फ्रांस है, मिस्र है, ये मुल्कों से पहले कभी हम दा इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि जो दिनों के नाम होते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये
इन नामों से पहले कभी हम दा नहीं लाएंगे, ज़िंदगी में कभी भी नहीं लाएंगे। मुल्कों के नाम से पहले, दिनों के नाम से पहले हम दा नहीं लाएंगे। उसके अलावा देखें, उसके अलावा यह है कि जो महीनों के नाम है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों के नाम से पहले भी हम दा कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा देखें, जो नाम होता है, जैसे इंसानों के जो नाम होते हैं, भाई मैं एक इंसान हूँ, ये जिनसन मैं इंसान हूँ, लेकिन मेरा एक नाम रखा गया है शाबान, तो मुझसे पहले दा शाबान कभी नहीं बोलेंगे। बहुत सारे लोग होमवर्क में गलती कर रहे हैं ना, दा शाबान नहीं बोलेंगे, दा बिलाल नहीं बोलेंगे, दा मोहम्मद नहीं बोलेंगे, दा अहमद नहीं बोलेंगे। कभी भी किसी के नाम से पहले हम दा नहीं इस्तेमाल करेंगे, या ये भी आप नोट कर लें, किसी के नाम से पहले हम दा हरगिज़ कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतनी चीज़ों को छोड़कर हम दा हमेशा इस्तेमाल करेंगे। कहीं भी हम चाहें तो दा इस्तेमाल कर लेंगे। ज़मीरों से पहले दा नहीं इस्तेमाल की, जैसे यू है, वी है, दे है, आई है, ही है, शी इट है, इन ज़मीरों की, दिस है, दैट है, ये सारी जो ज़मीर है ना, इन ज़मीरों से पहले हम दा हरगिज़ कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ज़मीर खुद ही मारिफा होती हैं। यू ये खुद ही मारिफा है, ही ये खुद ही मारिफा है, ये पहले ही से मारिफा, तो यहाँ पे हम दा नहीं इस्तेमाल करते हैं। दा इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं जब हम किसी चीज़ को, कोई चीज़ नकिरा, वहाँ पे हम उसको मारिफा बनाना हो, मारिफा बनाने के लिए हम वहाँ पे दा इस्तेमाल करते हैं। तो मुल्कों के नाम से पहले, दिनों के नाम से पहले, महीनों के नाम से पहले, इंसानों के नाम से पहले, इसी तरीके से ज़मीरों से पहले वहाँ पे हम दा नहीं इस्तेमाल करेंगे। बाकी ये जो आपके सामने 4 जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, यहाँ पे हम दा हम इस्तेमाल करेंगे। बात क्लियर है अभी? माशाल्लाह हजरत, उसमें लिखे हैं एक कुत्ता ईमानदार जानवर है जी, तो काटता तो बड़ी तेज है, तो ईमानदार कैसे होगा? नहीं, वो देखिए काटता है, लेकिन कभी कभी पाँव चूमता भी है। वो आप कभी पाल कर देखें ना, वो क्या है, वो ज़बान से चूमता भी है, मालिश भी करता है, प्यार भी करता है वो। ऐसा नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लें। वो ये वफादार, वो क्या होता है ना, वो जो उसको खिलाता है उसके लिए वफादार होता है, ईमानदार होता है। बाकी सामने कोई भी नज़र आ जाए, कितना भी खूबसूरत हो, कहने की कोई हाफिज़ ही क्यों ना पड़ जाए, आलिम कारी ही क्यों ना आ जाए, वो नहीं बख्शेगा। उसे नहीं मालूम भाई ये जन्नती है, उसे जन्नती जहन्नमी नहीं, वो काटेगा वो। तो ये वफादार भी होता है, बहुत ही वफादार है ये। इसके बारे में आप पढ़े, बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं कुत्ते की सिफत के बारे में। ये अलग बात है कि नजिस है, लेकिन इसकी सिफत वफादारी की है। तो ये ईमानदार होता है और ये काटता है, दूसरे लोगों को काटता है ना। पहचान लेता है कौन अपना है कौन गैर। बिल्कुल पहचानता है, बहुत अच्छे तरीके से पहचानता है। आप कुत्तों की कहानी यूट्यूब पे देखें कि ऐसी ऐसी कहानी है कि आपके आंख में आंसू आ जाते हैं। वो खुद मर जाएगा, लेकिन कभी वो आँच नहीं आने देता घर वालों पे।